जब आंखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर क्या है मुश्किल क्या है आसान, बस नवोदय में पास होना ठान लिया तो ठान लिया। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मैं जेएनवी कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे हो, आप लोगों के लिए अब गेस्ट पेपर भी अपलोड होने लगेंगी जेएनवी पाठशाला पे। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी गेस्ट पेपर का ही है। मैंने सोचा कि थोड़ा फेस स्कैन वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद से हम पूरा का पूरा गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अब देखो, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि ये जो गेस्ट पेपर है क्या सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए? नो, मैं कभी भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ये जो हमारा गेस्ट पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आप समझो पहले, जो हमारा रीजनिंग होगा, तो रीजनिंग तो अब देखो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, डजंट मैटर। तो हमारा जो पूरा का पूरा रीजनिंग होगा वो हिंदी में लिखा होगा, यानी उसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो हिंदी में ही लिखा होगा। बाकी तो वैसे रीजनिंग का तो आपको फिगर से मतलब होता है। अब रहा बात मैथ के, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, क्योंकि पर्सनली भाई अपन ट्रांसलेट करके और आप लोगों के लिए अलग से PDF बना दिया है। और उसके साथ ही साथ जो हमारा गद्यांश होता है यानी अनसीन पैसेज लैंग्वेज, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक जो हमारा गद्यांश रहेगा वो हिंदी से रहेगा, एक जो रहेगा वो हमारा इंग्लिश से रहेगा, और इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब टाइम को न वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। काफी एकदम मजेदार तरीके से कोशिश करूंगा कि एकदम कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको दे सकूं बिना बकवास किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कि अगर किसी संख्या और उसके 1/4 जोड़ने पर 40 आता है तो संख्या कितनी होगी? इफ 40 इज एडेड टू द नंबर एंड द 1/4 ऑफ 8, व्हाट इज द नंबर? वाले आप क्वेश्चन को समझो एकदम अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या में, संख्या आपको पता नहीं है, चलो संख्या में x मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि उस संख्या के 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4, तो x हमारी पहले से संख्या और उसके 1/4 में, यानी हमारा ये जो संख्या होगा ये x/4 हो जाएगा। तो इसके x/4 में अगर क्या बोल रहा है, इनको जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो ये हमारा कितना आ जा रहा है? 40 आ जा रहा है, और बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ये 4x और ये एक हमारा x, ये हो जाएगा हमारा 5x/4। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको नीचे बटा 1 करके भी इसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40। अब देखो यहाँ पे हम इसको इधर भेज देंगे और ये 5 को नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोला जाता है, तो इसको तिर्यक गुणा हम करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा x बराबर हो जाएगा 40 × 4/5, और यहाँ पे ये 5 से हमारा 8 बार में, और यहाँ पे ये हमारा x का जो वैल्यू आएगा ये 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि समर ने 1460 रुपये का एक सूटकेस खरीदा जिसपे कि उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिली। तो अंकित मूल्य क्या था? अब देखो, सबसे पहले अंकित मूल्य जो होता है वो प्रिंटेड मूल्य होता है, यानी जो मार्क्ड प्राइस होता है जिसको बोला जाता है, जो कि पहले से जो मूल्य वस्तु पे छापा रहता है और उस पर 20% की उसको छूट मिली है। तो 20% की जब छूट मिली तब वो 1460 रुपये में खरीदा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा है कि समर बॉट अ सूटकेस वर्थ ₹4060 ऑन विच ही रिसीव्ड अ 20% डिस्काउंट ऑन अ मार्क्ड प्राइस, व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस क्या था, यही आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो चलिए हम मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य था वो था हमारा x रुपीज़। अब यहाँ पे समझो, हमसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पे उसको 20% की छूट मिली, डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे अब आप देखो, मार्क्ड प्राइस पे उसको 20% का छूट मिल रहा है। तो अगर हम यही चीज़ निकाल दे कि x पे कि x माइनस x का अगर 20% का छूट दिया जा रहा है तो जो हमारा प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1460 रुपीज़ आ रहा है। तो बस यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा और इसको हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आप चाहो तो फॉर्मूलेज वगैरह पे भी निकाल सकते हो, बट कितने फॉर्मूलेज याद करोगे यार? आसानी से समझो क्वेश्चंस को, आराम से आप निकाल ले जाओगे। तो यहाँ पे 20 से 1 बार में, ये 5 बार में, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा x माइनस ये x/5। तो इस तरीके से जब हम इसको निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5x माइनस x/5। इस तरीके से ये 4x/5 और इक्वल ये हमारा 56। अब चलिए मैं इसको आपको आगे नेक्स्ट में समझाता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको यहाँ पे आप समझना। यहाँ पे देखिए, जब 4x/5 इक्वल टू 1460 रुपये है, तो इसको जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 5 ऊपर चला जाएगा
और ये जो हमारा 4 है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कट जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम कट करेंगे तो ये 365 × 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1825 आ जाएगा, यानी 8025 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर किसी संख्या के 2/6 का 1/5 16 है तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसको आप देखना बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी आप देखो लिखा है इफ 1/5 of 2/6 ऑफ अ नंबर इज 60 व्हाट विल दैट द नंबर बी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे देखो लिख रहा है कि किसी संख्या का 2/6 तो संख्या हमारा x हो जाएगा। तो x का 2/6 हो जाएगा 2x/6। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उसका का 1/5 यानी का 1/5 यानी ऑफ 1/5। यहाँ पे आपको 1 की जगह पे x नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x भरोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1/5 है ये 2/6 से मल्टीप्लाई करा रहा है, न कि यहाँ पे इसकी जगह पे x होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका इक्वल जो है हमारा वो 16 है। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे देखिए 2 से 1 बाद में ये 6 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा आएगा ये हमारा x हो जाएगा ऊपर, नीचे हमारा ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से ये हमारा x/15 इक्वल ये 16 हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240। तो ये हमारा 240 हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेएनवी पाठशाला ने 2022 के लिए आप लोगों के लिए खुद का मॉडल सेट अपना लॉन्च कर दिया है। तो उसको आप बहुत इजीली परचेज़ कर सकते हो। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको परचेज़ करना है, और उसमें जो आपको मॉडल सेट में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसको भी आप सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि भैया हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर भी आपके लिए रखा गया है ताकि आप मतलब ईजिली उसको अफोर्ड कर सको और ख़रीद सको। फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझो, अगर आपको जेएनवी पाठशाला का कोर्स खरीदना है तो यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है उस पर आप क्लिक करो। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आ जाएगा कोर्स बाय लिंक, इस टाइप से करके एक पेज आ जाएगा। तो इस पर आपको लिंक पे क्लिक कर देना है अगर आपको जेएनवी पाठशाला का कोर्स खरीदना है तो जिस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि नवोदय विद्यालय जेएनवी पाठशाला के लिए जो इसका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट है 2022 के लिए, वो सभी चीज़ें आ गई है। एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो भी चीज़ें हैं ये ई बुक के फॉर्म में है। ई बुक यानी ये आपको फिजिकल रूप से नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन ही एज अ PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप सभी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कितना कितना। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 30 मॉडल पेपर मिलेगा और साथ ही साथ 8 प्रीवियस ईयर भी मिलेगा, जिसमें कि 2021 का भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और आपको इसमें OMR शीट भी दिया जाएगा। तो इसको जैसे ही आपको परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिए। ये जो बुक का है, ये जो जेएनवी पाठशाला का कोर्स है यानी जो ई बुक है, ये आपको 69 रुपीज़ में मिलेगा और ये हिंदी मीडियम से है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी कोई भी फिल कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। फिर आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल करना है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी रैंडमली मैं एक नंबर फिल कर लेता हूँ, वैसे ही जैसे ही मान लीजिए सिर्फ 999 ही मैंने फिल कर लिया। तो इस टाइप से आपको फिल कर लेना है, आपको अपना नंबर फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। ये जो पे वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा था इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहिए तो गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीज़ें आप अपने घर के लोगों से करवा लीजिएगा, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी अगर पेटीएम वगैरह भी है तो उसके द्वारा भी यहाँ से करके आप कर सकते हैं पेमेंट। और इस टाइप से आप वॉलेट वगैरह से भी, नेट बैंकिंग से भी, मतलब किसी भी ऐप से आप चाहो तो आराम से परचेस यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे ही आप परचेस करोगे उसके बाद से ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर 6000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 1920 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे देखो जो हमारा टाइम दिया हुआ है यानी जो समय दिया हुआ है ये 4 वर्ष दिया हुआ है। जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन जो दिया हुआ है वो हमारा 6000 दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो हमारा SI दिया हुआ है यानी जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं ये दिया हुआ है हमारा 1920। तो यहाँ पे हमको सिर्फ रेट निकालना है, यानी मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको दर बोला जाता है। बस हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो इसको बड़े ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे।
सो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बस यही आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मूलधन आपको देखो यहाँ पे SI भी आपका दिया हुआ है यानी 1920 रुपये, इसको भी आप रख दो, और इक्वल हमारा P भी दिया हुआ है 6000 इंटू हमारा जो R है ये नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे ही R लिख दो, टाइम जो हमारा 4 दिया हुआ है बटा 100 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 2 0 कैंसल, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे निकालेंगे तो ये हमारा ये 1920 इक्वल, अब ये देखो ये 4 से 60 हमारा मल्टीप्लाई करा लेगा तो ये हमारा हो जाएगा 240 इंटू R हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 240 ये आकर के इधर डिवाइड करेगा और ये R इधर ही रह जाएगा, तो R बराबर ये हमारा हो जाएगा ये 1920 बाई 240, तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 8% आ जाएगा यानी 8% आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 64 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, देन हाउ मैनी डेज 24 मैन विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पे पहले आपको सेम वर्क पे ध्यान देना रहता है। कई बार यहाँ पे क्या होगा कि वर्क का पार्ट दे देगा कि 1/2 काम करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे आप लोगों में तो काफी इजी क्वेश्चन आता है, वहाँ पे लिख देता है कि सेम वर्क ही करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यूनिटरी मेथड पे बना सकते हैं, काफी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो 64 मैन है वो मिल करके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा काम कर रहा है वो 15 दिनों में। तो एक आदमी जो होगा वो कितने दिनों में काम करेगा, हमारा 64 गुणे 15। अब इस बात को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों कराया है। आप लॉजिक समझो, आप यहाँ पे लॉजिक समझो। आप समझो कि यहाँ पे आपके 10 क्लासमेट है और 10 क्लासमेट मिल करके आप एक कोई बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो लोग, और उसको बनाने में आप लोगों को 2 दिन लग रहा है। तो आप इसी चीज को समझो कि 10 लोग जब मिल रहे हैं लोग तो 2 दिन में बना रहे हैं लोग, तो अगर आपको सिर्फ वही काम अकेले दे दिया जाए तो आप कितने दिन में करोगे। नॉर्मल सी बात है, आप 20 दिनों में करोगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कराया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब हम निकालेंगे कि 24 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये हमारा 64 गुणे 15 बाई 24 यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद से जब हम इसको कट करेंगे तो ये 8 जा, ये 8 से 3 बार में, ये 3 से यहाँ पे ये हमारा 5 बार में, ये 5 से इसके बाद से ये हमारा 40 डेज आ जाएगा यानी 40 दिन ये हमारा आ जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेंटीमीटर है। अगर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई का 16 गुना है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ईजी है। मैं आपको समझाऊंगा तब समझ जाओगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ ले। द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 टाइम्स इट्स लेंथ एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यही बोल रहा है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमसे बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो योग है यानी उन दोनों का जो एडिशन है, सम है, वो हमारा 50 दिया हुआ, तो L इंटू बी इक्वल टू हमारा 50 दिया हुआ है। और उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई का 16 गुना है। चलिए अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, और ये क्या है उसकी लंबाई का 16 गुना है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी से हमारा 16 गुना है, तो क्या हो कि अगर हम इधर भी 16 गुना कर दे तो ये भी इक्वल हो जाएगा हमारा, तो इधर भी हम 16 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन और यहाँ पे ये हमारा दूसरा। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो सेकंड वाले इक्वेशन में इधर हमारा L है मल्टीप्लाई में, अगर इधर इसको हम भेज देते हैं तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा L इंटू बी बाई L इक्वल टू 16। तो इस तरीके से L इधर हमारा कैंसिल हो जाएगा और B बराबर यानी B बराबर सिर्फ हमारा 16 आ जाएगा। अब देखो कितना इजी, और यहाँ पे आप B का वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, तो L प्लस 16/50। तो इस तरीके से L बराबर ये जाकर किधर हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 34। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। अब यहाँ पे आप देखना लिखा है विभिन्न अंकों से, इसी तरीके से इंग्लिश में देखो द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर मेड ऑफ 7 डिफरेंट डिजिट
एंड द मैक्सिमम नंबर मेड अप ऑफ द 6 डिफरेंट डिजिट इज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे विभिन्न लिखा गया है। कई बच्चे तो यहाँ पे सुने होंगे तो काफ़ी आसानी से निकाल देंगे, वो लिख देंगे 1 0 0 0 0, यहाँ पे 6 0 और उसके बाद से यहाँ पे ये अधिकतम संख्या किया गया है तो 99 और उस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकाल देंगे, तो ये हमारा गलत होगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है विभिन्न, यानी जो डिफरेंट डिजिट से बना हो। यहाँ पे देखो जब भी विभिन्न अंकों से बनाना होता है तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी अंकों के हेल्प से बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी हमें 7 अंकों की न्यूनतम संख्या बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो जब 7 अंकों की हम न्यूनतम संख्या बनाएंगे, अगर आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे तो ये 0 1 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं, 0 को हम पहले नहीं लिखते हैं, सबसे पहले 1 को लिखते हैं, फिर हम 0 को लिखते हैं और फिर एज यूजुअल 2 3 4 5 और उसके बाद से 6। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 अंक का हो गया। इसी तरीके से जब हम 6 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे तो यह हमारा 9 की तरफ से रिपीट होगा, यानी 9 की तरफ से हम उल्टा आएंगे। तो इस तरीके से हमारा होगा 9 8। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं 0 लिखूँ तो ये कम हमारा हो जाएगा, लेकिन वही यहाँ पे मैं 8 लिखूँ तो ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, इसीलिए हम 8 लिखेंगे क्योंकि हमको सबसे मैक्सिमम नंबर लिखना है। उसके बाद से 7 6, देन ये हमारा होगा 5 फिर 4 और उसके बाद से इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ऊपर घटा करके बताता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 2, यहाँ पे ये हमारा 0, यहाँ पे ये हम लेंगे तो ये हमारा 8, यहाँ पे फिर से हम लेंगे ये हमारा 5 और अगेन फिर यहाँ पे ये हमारा 3 और यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे बोल रहा है 850 रुपये पे 6 मास का साधारण ब्याज 17 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर है। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी जो मूलधन दिया हुआ है वो 850 रुपये दिया हुआ है। जो हमारा टाइम यानी जो हमारा समय दिया हुआ है वो 6 मास दिया हुआ है, यानी 6 महीना दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे ईयर में। तो ये 6 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, तो ये हमारा ईयर में आ गया। और उसके बाद से जो हमारा एसआई दिया हुआ है, यानी हमारा जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो हमारा 17 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको प्रतिशत दर निकालना है। तो एक और क्वेश्चन भी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज बराबर हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 P × R × T / 100। अब इसको देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसका भर देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया था 17 रुपये और हमारा जो P का वैल्यू है वो दिया हुआ है 850 इंटू जो हमारा रेट है उसको निकालना है। जो टाइम हमारा दिया हुआ है 612 और गुणे 100 हमारा ये हो गया। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये 2 बार में हमारा कैंसिल और ये 10 से 10 और इस तरीके से अब हम सभी को इधर उधर भेज करके कर लेंगे सॉल्व। तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा ऊपर आएगा वो आएगा हमारा 17/85 × R/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 20 को इधर भेज देंगे और 85 को नीचे। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम भेज करके देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 20, यहाँ पे ये हमारा 85, तो ये हमारा कैंसिल हो गया 5 बार में, ये 5 से हमारा 4 टाइम में, यानी जो हमारा R का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 4%। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा में 52 छात्रों का औसत जो है वो 64.5 है। तो छात्र उत्तीर्ण हुए उनका औसत 72 है और जो अनुत्तीर्ण हुए उनका औसत जो है वो 42 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। यहाँ पे जो था छात्र जो है वो टोटल छात्र कितने हैं, हमारे 52 हैं और उनका जो औसत है यानी जो एवरेज है वो हमारा है 64.5 यानी 64.5 है। तो अब देखो अगर इनका टोटल नंबर हमको निकालना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम टोटल नंबर निकालेंगे तो हमारा जो टोटल नंबर आएगा उस तरीके से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3354। लेकिन आप आगे देखोगे तो हमसे ये बोल रहा है कि जो छात्र क्लास में टॉप किए हैं, जो पास हुए हैं, उनका जो औसत है वो 72 है और जो उत्तीर्ण हुए यानी जो छात्र फेल हुए हैं उनका जो औसत है वो 42 है, 42 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं यह हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो पास स्टूडेंट हैं वो हमारा x है, तो हमारे जो फेल स्टूडेंट है वो कितना हो जाएंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो पहले से दिया हुआ है 52, तो ये हमारा 52 - x हो जाएंगे।
अब देखो इन दोनों का भी औसत हमारे पास दिया हुआ है, तो इन दोनों के भी औसत से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट उत्तीर्ण है उनका टोटल नंबर कितना था और जो छात्र फेल थे उनका कितना नंबर था। और इस तरीके से जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल इसके इक्वल हो जाएगा और इस तरीके से बड़े ही आसानी से हम पता कर लेंगे। तो ये जो हमारा था ये हो जाएगा हमारा 72x और ये हमारा जो 52 - x था ये हमारा मल्टीप्लाई कराएगा 42 से। तो ये थोड़ा सा यहीं पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा करके ऐड करके और इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 42 से 52 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा इतना आएगा और यहीं पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारा 72x प्लस ये हमारा हो जाएगा 1184 - 42x = 3354। और इस तरीके से देखिए ये हमारा 72x और ये माइनस हमारा 42x, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30x और यहाँ पे ये प्लस का सिंबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है और ये जो हमारा है ये आकर के इधर माइनस हो जाएगा। तो इधर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 7 और फिर हमारा यहाँ पे 1 और फिर हमारा यहाँ पे 1 अगेन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो x इक्वल होगा ये हमारा जो 3 इधर था मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड कर देगा। तो 117 और 3 से डिवाइड कर देगा। वैसे भी यहाँ पे भी 0 रहता और 0 रहता तो मैंने पहले ही कट कर दिया है। तो इस तरीके से जब हमारा ये कट होगा तो ये 3 3 का 9 और 2 3 9 27, इस तरीके से ये हमारा 39 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जानबूझ करके आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म बताया, आप चाहते तो इसको सीधे ऑप्शन पे भी चेक कर सकते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोल रहा है कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। अब 6 के 4 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 6, 12, 18 और 24, और इनको सभी को ऐड कर दो आपस में और डिवाइड बाय 4 कर दो, तब हमको एवरेज मिल जाएगा, औसत इसका हमको पता चल जाएगा। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यह हमारा 10, इस तरीके से हमारा 60/4 हो जाएगा और ये कट होगा तो हमारा 15 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। वैसे ये इजी था, मैंने रख लिया क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, मैंने देखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापरिवर्तक क्रमशः 6 तथा 48 है। तो इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कई बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स आर 6 and 48 रिस्पेक्टिवली। एक द वन ऑफ दिस नंबर 16, व्हाट इज द अदर नंबर। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। ये होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ये बराबर हमारा होता है लौसा गुणे मौसा। इसको लघुत्तम समापरिवर्तक, इसको महत्तम समापरिवर्तक बोल सकते हैं, यानी ये एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ, इसको आप पूरा बोल सकते हो। तो ये देखो हमसे क्या बोला, पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 16, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो इसको हम x मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा लघुत्तम भी दिया हुआ है 6 और यहाँ पे हमारा महत्तम भी दिया हुआ है 48। तो ये हमारा जो 16 डिवाइड करा देगा तो ये 6 × 48/16, तो ये हमारा कट हो जाएगा 3 टाइम्स में। इस तरीके से x बराबर ये हमारा आ जाएगा 18। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक मजदूर की 8 दिन की मजदूरी 152 रुपये है तो 30 दिन की मजदूरी क्या होगी? इफ द लेबर 8 डेज वेज इज 152, व्हाट विल बी द 30 डेज वेज। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इजी है। अब कोई 8 दिन में कोई मजदूर जो है वो 152 रुपये कमा रहा है। अब यहाँ पे आप सोचो कोई 8 दिन में 152 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में ज़्यादा रुपये कमाएगा कि कम कमाएगा? नॉर्मल सी बात है, वो कम कमाएगा। तो 152/8 हम यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद से पूछा है 30 दिन में कितना कमाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे और उसके बाद से जब हम इसको सभी को कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे ये हमारा आएगा 38 और यहाँ पे ये हमारा आएगा 15 और हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 15 × 120 के 0 हासिल आया हमारा 12 और 12 को 15 45 में 12 जोड़ दो तो ये हमारा 57, 1570 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा सही। सो डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी रख लिए हैं क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसका स्थानीय मान बताना है। इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, सॉरी प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए
0.56, इसमें से आपको 5 का बताना है, लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में पॉइंट भी है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम पॉइंट के राइट साइड का कुछ भी निकालते हैं तो हम उसको बटा में लिखते हैं, बटा 100 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम 5 का निकालेंगे तो ये हमारा 5, और यहाँ पे देखेंगे कि ये दशमलव के कितने बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है, दशमलव के जस्ट 1 अंक के बाद है यानी, तो ये हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा। यानी दशमलव की तरफ से अगर हम यहाँ पे उल्टा गिने तो ये हमारा इकाई, दहाई, या इस तरीके से आप यूनिट, 100, इस तरीके से भी, या आप इस तरीके से भी गिन सकते हैं, यूनिट, 10th, 100th, इस तरीके से भी गिन सकते हैं। तो इस तरीके से यह हमारा, इसको हम पढ़ेंगे, इससे हम इसको पढ़ेंगे 5/10। तो इस तरीके से यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 5/10। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोल रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, तो हम मान लेते हैं एक जो हमारी संख्या वो हमारी x है, तो जो दूसरी हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, x से इतना अधिक, यानी x प्लस ये हमारा 110 इतना ज़्यादा हो गया हमसे। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है उसी को हम बस ऐड कर देंगे। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x और प्लस ये हमारा 110 इक्वल ये हमारा 2 3 4 5 6 0, और उसके बाद से यहाँ पे हम 2x को इधर ही रखेंगे और इसको ले जा करके इधर हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे हमारा 5 5 4, यहाँ पे हमारा 2 और 2, और उसके बाद जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अब डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर लो। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 1, 2 से 2 बार में, फिर से 2 से ये 2 बार में 1 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 7 बार में 1, फिर से यहाँ पे 5 बार में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिंगल पोस्ट को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति यानी चाल कितनी होगी, लेकिन आपको जो बताना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो इंग्लिश में लिखा है, ट्रेन 140 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस अ सिंगल पोस्ट इन 7 सेकेंड, हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ दैट ट्रेन, यानी ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पीड बराबर होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमारा 140 मीटर और जो हमारा टाइम है वो हमारा 7 सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारा जो निकालेंगे, ये हमारा स्पीड आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमको जो बताना है वो हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए जो 20 हमारा आया है, तो 20 यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 18/5 से, तो ये हमारा ये कट जाएगा, ये 4, यानी यहाँ पे हमारा 72 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी बदल सकते हो। ये 20 है हमारा मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड, तो आपको किस में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलना है। तो आप क्या करो कि इसको 1000 से भाग कर दो, और उसी तरीके से टोटल आपके पास ये जो सेकेंड है तो इसको आप डिवाइड कर दो, ऊपर ये चला जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो इसको आप कर दो 3600 से, और उसके बाद से जब आप कट करोगे यहाँ पे तो ये हमारा 18/5 आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा चेहरा इस इमोजी की तरह हंसता हुआ रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।